आते से ही फैज़ान ने मुझसे कहा, आपका पहला सवाल यही है कि हम स्वाति को अभी असरात से आज़ाद कर दें। तो आलिम साहब एक बात बता दें आपको, स्वाति पर भी कभी असरात नहीं है। वो बोला, और ये तो मैं भी जानता था, उस पर असरात नहीं थे, उस पर असरात से भी अधिक मौजूद था उसका खुद का वो यकीन और वो मोहब्बत और फैज़ान का वालिहाना ताल्लुक़। उसी मोहब्बत की रवानगी की रोह में बहे जा रही थी स्वाति। उसके बाद फैज़ान ने मुझसे फिर कहा, और आलिम साहब अब आपका दूसरा सवाल यही होगा और आप दूसरा सवाल यही करेंगे कि कितने दिन वो अलहदा रहे हमसे, कितने दिन वो दूर रहे हमसे, यही है ना आपका सवाल? सच में मेरा दूसरा सवाल यही होता। जैसे मेरा दिमाग पढ़ रहा था फैज़ान, और वो हर लम्हे मेरे दिमाग की हर रवानगी को महसूस कर रहा था। यही सवाल था मेरा दूसरा। मैंने उससे कह दिया। वो मुस्कुराया और कहने लगा, आलिम साहब अब आप ही बताएं, हम कितना दूर रहें अपनी जान से और कितने दिन की मोहलत आपको चाहिए? तो मैंने कहा, फैज़ान साहब आप 1 महीना मुझे दे दें फैज़ान साहब। तो उसने कहा कि आलिम साहब आपसे एक और गुजारिश है, आप साहब ना बोलें हमें, आप सिर्फ फैज़ान कहें। मैंने कहा ठीक है। और आपने 1 महीना कहा है आलिम साहब, ठीक है हम 2 महीने रुक जाएंगे, लेकिन हमें भी आपसे एक कॉल की गुजारिश है। वो बोला, मैं तो मुस्कुरा पड़ा कि 1 महीना नहीं 2 महीने। कितना यकीन था फैज़ान को अपनी मोहब्बत पर। इसे कहते हैं मोहब्बत, मोहब्बत और महबूब पर यकीन। और वो कॉल, मैंने उससे कहा कि कौन सा कॉल चाहिए आपको, बताइए आप, मैं आपके हर कॉल को मानने को राज़ी हूँ। उसने कहा, जी कॉल ये है आलिम साहब की एक छोटी सी ख्वाहिश है आपसे, वो ये कि उनकी आंखों में कोई आंसू ना आए। सच में हमने कॉल दिया है उन्हें। वो बोला। तो मैंने कहा, हाँ हाँ उसने कॉल दिया था, वो नहीं रोने देगा उसे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े फैज़ान को। मैंने कहा, जब उससे हर चीज़ हटा ली जाएगी तो उसका अपनी तड़प में रोना तो आएगा ही फैज़ान, तब कैसे होगी? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, उनके जिनसे खून के रिश्ते हैं वो इस कॉल में शामिल नहीं हैं। आखिर उनका हक है पूरा, माँ बाप का पूरा हक है, भाई का, भाइयों का, सभी का। बुजुर्गों की इज्जत ज़रूर करनी चाहिए। आप यकीन माने हमने यही समझाया है उन्हें कई बार। वो बोला, मैं तो बार बार हैरान होता था, कितने शानदार इखलाक हैं फैज़ान के। फैज़ान जैसा तो इंसान आज के टाइम में मिलना ही मुश्किल है, तो ये तो फिर भी जिन्नात है। इंसान, हाँ इंसान कहा मैंने। ऐसे इखलाक होना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। ऐसा इंसान जो इतनी मोहब्बत करे, जो इतना वालिहाना ताल्लुक़ रखे, इतना पाक रिश्ता रखे, ये तो आज के ज़माने में मिलना नामुमकिन ही है। मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन सा है फैज़ान जैसा इंसान मिलना। हमारा कॉल बार वालों से है, उनको नाहक परेशान किया गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा आलिम साहब। फैज़ान बोला। तो मैंने कहा, समझता हूँ मैं फैज़ान, मैं आपकी मोहब्बत को बखूबी समझने लगा हूँ। तो उसने कहा, तो आलिम साहब? मैंने कहा, जी कहें। तो वो बोला, वो वक्त अभी से शुरू होता है। और रखा मेरे सर पर हाथ उसने, मुझसे पूछकर ही, और छाया अंधेरा। खुली आंखें मेरी, मैं कुर्सी पर बैठा था, बिस्तर पर स्वाति लेटी थी, शांत बेसुसी। मैंने घड़ी देखी, तभी 4 घंटे बीत चुके थे। मैं खड़ा हुआ और चला बाहर। जैसे ही दूसरे कमरे में आया सभी खड़े हो गए थे। मैं बैठा, तब पानी मंगवाया गया। मैंने पानी पिया और तब मैंने उन सभी को सारी बातें बतलाना शुरू की। मैं बताता गया और वो जैसे झुकते से चले गए। आंसू निकलने लगे। स्वाति के माताजी तो लेट ही गई थी, पिताजी फफक फफक कर रोने लगे थे। साथ बैठे भी आंसू बहा रहे थे और मैं एक पत्थर की तरह से बैठा था। बस मेरा मुंह ही चल रहा था। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक का सारा किस्सा और हाल सुना दिया। उनके लिए ये पहाड़ टूटने से कम न था, ये मैं भी समझ सकता था। फैज़ान की सारी अच्छाइयाँ, सोच और इखलाक सब बता दिए थे उन्हें, लेकिन वो फैज़ान उनके लिए इस दुनिया से बाहर का था। शर्मा जी ने संयत किया, उन्हें समझाया, बहलाया और ऊंच नीच भी बताई। अब आपकी रज़ा है, चाहे तो किसी और को भी ला सकते हैं। मैंने उनसे कह दिया, किसी और मायने कोई दूसरा आलिम। वे अब कुछ समझने की स्थिति में ना थे, बस मुझसे ही आस बांधे रहे हुए सब। अब उनके समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। अब मैंने उनको समझाना शुरू किया। 2 महीने हैं उनके पास, वे कोशिश करें अपने लिहाज से कि मन बदल सकें। फैज़ान से ना डरें, वो ऐसा नहीं है। तभी स्वाति चली आई वहाँ। मुझे घूर के देखा, आंखों में गुस्सा भर आया उसके, और एक झटके से ही उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही हाथ छोड़ने को हुई, उसको पकड़ लिया उन लोगों ने। वो मुझे गालियाँ देती रही, मुझे 1-2 बार बेहद बुरा भी कहा, मेरे घुटने में 2 बार लात भी मारी। मैं जानता था उसकी हालत, अब वाकिफ़ हो चुकी थी वो कि मैंने उनके और फैज़ान के दरमियान 2 महीने की मुद्दत डाल दी है, इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया उसका। और फिर बुक्का फाड़ रोने लगी, चिल्लाने लगी, फैज़ान फैज़ान। उसने वो शाम ऐसे ही बिता दी रोते हुए। बार बार कुछ ना कुछ उठाकर फेंक देती थी मुझ पर। उसने एक शीतल पेय की बोतल फेंक मारी मेरे ऊपर, मेरे हाथ में लगी वो, और मेरा नाखून आधा उखड़ गया। तभी उसकी यही हालत होनी थी, क्योंकि मैं जानता था मोहब्बत जब बिछड़ जाती है तो इंसान बेसुध हो जाता है, और मोहब्बत के बिना तो इंसान जैसे जिस्म के बगैर रूह।
ठीक ऐसी ही हालत स्वाति की हो चुकी थी। वो इस तरह तड़प रही थी जैसे फैजान से बिछड़े उसे 1 साल लग रहा हो। एक एक पल उसके लिए मानो साल की मानिंद गुजर रहा था। और मोहब्बत की तपिश होती ही ऐसी है, जुदाई जब हो जाए तो इंसान बगैर पानी के मच्छी जैसा तड़पता है। बहरहाल वो शाम हम वापस अपने स्थान पर लौट आए। रास्ते में से डॉक्टर को दिखा दिया था। आधा छिला नाखून काट दिया गया था और पट्टी बांध दी गई थी, दवा दे दी थी। शर्मा जी उस रात वहीं ठहरे। अगले दिन हम दोनों वापस हुए। दोपहर में वे चले गए थे और मैं अपने कक्ष में लेटा था। मुझे एक तेज महक आई। जानता था कि यह आमद है किसकी। मैंने दरवाज़ा खिड़की बंद कर दी और उसके बाद एक हवा के से झोंके से साथ हईजा हाजिर हुई, लाचार सी, परेशान सी। मैंने कहा, आओ हईजा। वो ना बोली कुछ, बस देखे जाए मुझे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने उससे कहा। चुपचाप रही फिर भी और मुझे देखे रही। मैंने कहा, फैजान कैसे हैं? तो ना बोली कुछ। मैं आगे बढ़ा उसके पास, उसको देखा तो आंखों में सवाल ही सवाल तैर रहे थे हईजा के। हाँ हईजा, कुछ तो बोलो, मैंने उससे कहा। तो उसने कहा, फैजान भाई की हालात देखी नहीं जाती हमसे। आवाज़ में उसकी हल्कापन था, आवाज़ में दुख था, मजबूरी सी। मैंने पूछा, क्या हुआ उन्हें? अकेले हैं बेहद वो, न किसी से बात, न किसी से मिलना, न किसी से बात। स्वाति के कदमों के तले की रेत हाथों से छानते रहते हैं। वो मुझसे बोली तो मैं समझ सकता था। फैजान ने तो 4.5 साल बेपनाह मोहब्बत की थी स्वाति से। अब देखिए मजबूरी। अब स्वाति भी पास नहीं और खुद स्वाति के पास नहीं। वो 2 महीने तो अब अकेला ही रहना था। फैजान की हालत जानी जा सकती थी। फैजान भी उसी मछली की तरह हो चुका था जो बिना पानी के तड़पती रहती है। एक आतिशी मिट्टी के लिए बर्फ बन गया था। जानता हूँ हईजा, मैंने उससे कहा। तो उसने कहा, कुछ कीजिए आप। जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मैंने उससे कहा। तो उसने कहा, हमें यकीन दिलाइए आप। मैंने कहा, हईजा कहने की ज़रूरत ही नहीं। रखा उसके सर पर हाथ। जाओ हईजा, मैंने कहा। उसने घूरा मुझे, जरा सा मुस्कुराई और हो गई गायब। हईजा एक भाई के लिए कैसे बेचैन थी, ऐसे ही बेचैन थे स्वाति के परिजन भी। फंसा था तो मैं बीच में उनके, किसी को देखूं और किसको दरकिनार करूं। ऐसे ही ख्यालों में सारी रात बीत गई। नींद भी टुकड़ों में ही आई थी। अगली सुबह फ़ोन बजा मेरा। ये शर्मा जी का था। मेरी बात हुई और खबर पता चली कि स्वाति सुबह 4 बजे से अस्पताल में भर्ती थी। शर्मा जी आ रहे थे मेरे पास आधे घंटे में ही। मैं तैयार हुआ, तभी चाय नाश्ता किया हल्का फुल्का। तब तक शर्मा जी आ गए थे और मैं उनके साथ चल दिया अस्पताल। हम पौने घंटे में जा पहुंचे। स्वाति के माता पिता और भाई सभी खड़े थे, चिंतित से, बेहद परेशान थे। उसके पिताजी आए मेरे पास। नमस्ते हुई हमारी उनसे। क्या हुआ स्वाति को, मैंने उनसे पूछा। खाना तो खा ही नहीं रही थी वो, कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप पड़ी रहती थी। कल सुबह उसके रोने की तेज आवाज़ आई। हम भागे, दरवाज़ा खुला था। वो पलंग से नीचे गिरी हुई थी, बेहोश। मैंने पूछा, वो होश में है या नहीं अब? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा, डॉक्टर क्या कहते हैं? तो उसने कहा कि आईसीयू में रखा गया है अभी स्वाति को। अब क्या करते? आ गए वापस। इतना ही कहा कि संपर्क में रहें हमारे साथ, जो भी हो बताया जाए। दोस्तों, वो 3 दिन रही अस्पताल में। घर लाया गया उसे, वजन गिरने लगा, कहती कुछ थी नहीं। आंसू सूख गए थे उसके चेहरे पर, झाइयाँ पड़ गई थी। माताजी कुछ खिलाती तो कुछ खाती, फिर रोती, माँ से पिता से उसके फैजान के पास ले जाने के लिए कहती। अब सब और परेशान। रोज़ सुबह शाम खबर हमारे पास ले आया करते थे। मुझे बेहद दुख होता था, लेकिन मैं मजबूर था। पढ़ाई छूट गई, सहेलियां घर आई तो पहचान न सकी स्वाति को। 1 महीना बीत गया। हईजा रोज़ आती मेरे पास, फैजान का हाल बताती, स्वाति का हाल पूछती। दोस्तों, और फिर वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। वो विक्षिप्त हो गई। डॉक्टर ने घोषित कर दिया। घर में मातम सा छा गया। उसका वजन केवल 37 किलो रह गया। अब ना उठा जाता ना बैठा जाता। आंखें गट्टों में घुस गई। वो चिल्ला चिल्ला के हमदा मांगती, अलकश मांगती, वो पानी मांगती। घर का पानी ना पीती। उसको झूठ बोलकर पानी पिलाया जाता कि ये पानी वहीं का है, तब वो 1-2 घुट पीती। आए दिन अस्पताल में भर्ती होती। उसको फूड पाइप से खाना दिया जाता, कोई दवा असर न करती। वो मर रही थी तिल तिल भर, रोज, हर लम्हे। उस वक्त तब जब देखा था मैंने तो कांप गया था अंदर तक। वो सिर्फ एक कंकाल मात्र थी। उस रोज उसके घर में बैठे हैं हम। स्वाति के पिताजी टूट गए थे। माताजी जैसे कार्ड बन गई थी। मर जाएगी स्वाति मेरी बेटी, बोले पिताजी सर को पकड़ते हुए फूट फूट कर। माँ बाप दोनों ही रो पड़े। मैंने हिम्मत बंधाई उनको, आइए मेरे साथ, स्वाति नहीं मरेगी, मैंने कहा उन्हें। वो चौंक उठे। आइए, कहा मैंने फिर से, और मैं चल पड़ा स्वाति के कमरे में। वे भी आ गए उधर। मैं कुर्सी पर बैठ गया। स्वाति की हालत बेहद खराब थी। छाती से घर घर की आवाज़ आ रही थी। एक वक्त की वो चहकती, अलहड़ सी, अप्सरा सी उछलती कूदती आज बिस्तर में पड़ी थी।
मेरे दिल में होंक उठ गई। टीसें उठाई थी, चेहरे की गले की हड्डियां निकल आई थी, उसकी उंगलियों में गांठें नजर आ रही थी। अगर फैजान देख लेता तो उसको तो ऐसे होता जैसे कहर मचा देता, वो तहस नहस कर देता, जमीन फाड़ देता। ऐसा चिल्लाता कि सामने वाले उड़ जाएं। मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बोले हाथ जोड़ते हुए। मैंने कहा सुनिए, फैसला आप ही को लेना है। उन्होंने सर हिलाया। अगर स्वाति मर जाती है तो भी वो कहाँ जाएगी, आप जानते हैं। मैंने कहा। फिर से सर हिलाया उन्होंने। आपने क्या सोचा, मैंने पूछा उनसे। वे फिर से रो पड़े। मेरी बेटी चिल्लाए वो जाएं। बैठी वहाँ स्वाति के पास, उसका हाथ पकड़ा, झूल रहा था उसका हाथ। उसकी माँ उसके पाँव पकड़कर रोए जा रही थी। स्वाति चुपचाप बेसुध पड़ी थी। उसकी किताबें कनखियों से उसे देखे जा रही थी। वो कुर्सी इंतजार में थी उसके। वो खिड़की कब से ना खुली थी। वो चांद आते तो थे लेकिन वो भी तलाशते रहते थे उसे, घंटों खिड़की के सामने आकर आकाश में। मैंने तब हईजा को पुकारा, मन ही मन हाथ आगे बढ़ाया, मुट्ठी बंद की अपनी। मुट्ठी में ठंडी सी कोई चीज आई। मैंने मुट्ठी खोली अपनी। 2 फूल, 2 छोटे नीले फूल। मुझे सब याद आ गया दोस्तों। उस लम्हे मेरी आंखों से पानी छिलकने लगा। मैं खड़ा हुआ, आंसू पोंछे और उस स्वाति के सिरहाने रख दिए। स्वाति के माता पिता देखते रहे, कुछ ना बोले, और अगले ही पल स्वाति ने आंखें खोल दी। उठ बैठी वो, उठाए वो फूल, पहले मुस्कुराई, आंसू निकले आंखों से और चिल्ला के 3 नाम पुकारे, अशूफा, हईजा, फैजान। हमें ले जाओ, हम मर जाएंगे। चीख चीख के वो बोली। उसने इन चीखों ने मेरा सीना ही उधेड़ दिया। माँ बाप को पहचाने नहीं, उनसे बचे, रोए ही जाए, न देखा गया मुझसे। मैं शर्मा जी को लेकर बाहर चला गया कमरे से। दम घुटने लगा था मेरा उस पल। वो अंदर कमरे में दहाड़े मार रही थी और इधर मेरा दिल फटे जा रहा था। मैं भी अंदर ही अंदर सूखे जा रहा था, टूट रहा था मैं अंदर ही अंदर। उसकी चीखों से दिल को चीरे जा रही थी उसकी चीखें। मैं अंदर गया और उसके पिताजी को ले आया बाहर। माता जी स्वाति को भीज रोए जा रही थी। हम चलेंगे अब, मैंने उनसे कहा। कुछ कीजिए आप, वो बोले गिड़गिड़ाते हुए। मैंने कहा सुनिए, उसके ऊपर कोई जिन्नाती असरात होते तो मैं ज़रूर कुछ करता। उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उसका अपना जहन करवा रहा है। वो खोई हुई है। उस पर शक्ति प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। आप उसको समझाएं जितना समझा सकते हैं, मैं उनसे बोला। वो रो पड़े, बुरी तरह से अपनी किस्मत की दुहाई देने लगे। वो सुनती ही नहीं, उन्होंने कहा। और तभी भागी हुई आई स्वाति की माँ, बदहवास सी, घबराई हुई। वो कुछ नहीं बोली तो हम भागे अंदर गए कमरे में। स्वाति बिस्तर पर पड़ी थी, मुंह से खून निकल रहा था। सांसें बेहद तेज चल रही थी उसकी, लेकिन बेहोश थी वो। माता पिता घबरा गए थे। लाजमी था, मैंने उनकी नब्ज ढूंढी। उसको सदमा लगा था। पिताजी ने फ़ोन कर दिया अपने एक भतीजे को। वो 5 मिनट में ही गाड़ी ले आया। उसको उठाया और गाड़ी में डाल लिया गया और गाड़ी दौड़ पड़ी अस्पताल की तरफ। आखिर अब क्या होगा? क्या स्वाति अपनी मोहब्बत में तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी या फिर फैजान कोई नया रुख लेगा? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।